अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के पाक नाम से जो नहायत रहीम और रहम करने वाले हैं। और मैं बतौर ख़ुसूसी कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल के जो नाज़रीन हैं, हाज़रीन हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं। बेशक कम तादाद में करते हैं, देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, फ़ोन करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आप सब लोगों की राय का हम तहे दिल से एहतराम करते हैं। और मैं यहाँ पे फिर ये बराबर करवाना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है, ये इसके जो मौजू है, ये नहायत ही संजीदा नौइयत का है। इसमें हम कोई लतीफ़ा गोई नहीं कर सकते या हम किसी भी किस्म का कोई मतलब ह्यूमर नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि हमारे नज़दीक जो हमारा जो मकसद है वो बुलंद तर है। हम सब जो मैं और मेरी जो टीम है, हम मिलकर पाकिस्तान में एक लीडरशिप स्कूल बनाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करेंगे। और ये जो ख्वाब हमने देखा है, ये पाकिस्तान में इसी ज़मीन पे हकीकत का रूप डाल लेगा। और उसमें मेरी फैमिली, बच्चे, बेगम, वालदैन जो वफ़ात पा गए, मुझे यकीन है कि वो आलम अरवाह से भी मेरे लिए दुआ करते होंगे और मेरी कामयाबी के लिए। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने वालदैन की ख़ुसूसी दुआओं, उनकी शफ़क़त की वजह से हूँ। आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने देखा बहुत सारे मैसेज थे फादर डे के हवाले से। तो फादर डे के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि हम मुसलमान हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नहीं, बार बार ये तलकीन की है कि जो छोटे हैं उन पर शफ़क़त करें, उनके साथ एहतराम से, प्यार से पेश आएँ। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी शफ़क़त करें। एहतराम, प्यार, जज्बात और जो मतलब इज़्ज़त व एहतराम का जो रिश्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। तो हमारे जो रिश्ते हमें बयान कर दिए गए हैं, जिसमें माँ बाप हैं, खाला, चचा, ताया, फूफी, फूफा, जो भी हमारे रिश्ते हैं वो बड़े मुक़द्दस रिश्ते हैं। और हमारा फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है और हमें अपने इस फैमिली सिस्टम को कायम व दायम रखना है और कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को अपने जो अज़ीज़ तर रिश्ते हैं इनका एहतराम भी सिखाएँ और इनके बारे में बताएं कि ये रिश्ते जो हैं ये हकीकत का रूप भी रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। पिछले दिनों कौमी असम्बली में बड़ी हंगामा रही हुई। 2-3 दिन आपने वहाँ से काफ़ी मुग़लज़ात जो हैं वो सुनी और उसके बाद असम्बली से पता चला कि काफ़ी सारे जो बिल्स हैं या नए कवानीन हैं वो अप्रूव हो गए और धड़ाधड़ अप्रूव होते जा रहे हैं। 1947 से लेके अब तक बेशुमार कवानीन बन चुके हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट तो कानून बना देती है, अदलिया जो है वो उसकी तशरीह करती है अगर कभी ज़रूरत पड़े। हमारे यहाँ पे एक अजीबोगरीब निज़ाम है, जिन लोगों ने इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है उसको हम कहते हैं CSS ग्रुप या सूबाई सर्विस ग्रुप। ये सारे ग्रुपों में बटे हुए बेशुमार ग्रुप्स हैं। तो इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी, बल्कि एक टास्क फोर्स, जिसका सरबराह एक साबिक़ बैंकर, स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे इशरत हुसैन साहब, उनको बनाया था। और मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि बैंकर जो है वो किसी भी किस्म का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, उसकी तो स्पेशलिटी नहीं है। स्पेशलिटी उन लोगों की है जो ये काम, जिन्होंने सारी उम्र यही काम किया। तो हमसे भी मामलत की जा सकती है, हम भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, हम भी प्रपोज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का निज़ाम होना चाहिए। ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो PSP ग्रुप है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, 15 IGs हैं माशाल्लाह। कोई CCPO है, कोई RPO है, कोई DIG है, कोई कुछ है, कोई कस्टम ग्रुप है, कोई अकाउंट सर्विस ग्रुप है, कोई रेलवे ग्रुप है, कोई कुछ ग्रुप है। जितनी भी कानून साजी होती है वो इन्हीं के ज़रिए से पाया तकमील तक पहुंचती है, लेकिन हासिल असूल कुछ भी नहीं होता। वो सारे इधर उधर हो जाते हैं। पता नहीं कितने कवानीन आज तक बन चुके हैं।
इसी तरह जो अदलिया का जो इंसाफ का निज़ाम है, आप उसको देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें। हम रोज़ सुनते हैं जी 42,000 केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में इतने पेंडिंग है, लोअर जुडिशरी में इतने पेंडिंग है। इसका एक सेंट्रलाइज निज़ाम होना चाहिए। जिस किसी को किसी भी किस्म की दादरसी चाहिए वो वहाँ पे जाए, अपनी दरख्वास्त उसकी कंप्यूटर में एंटर हो। और ये जो लोग जगह जगह दरख्वास्तें देते हैं ताकि एक ही जगह पे वो आ जाए, और वो लोग जो आदी हैं दरख्वास्तें देने के, वो भी इस तरह एक्सपोज होंगे, अदलिया के ऊपर भी बोझ कम होगा, और इसको जो है इस निज़ाम में इंसाफ को जो है इसमें बेहतरी भी लाई जाए और इंसाफ को सस्ता और फौरी भी किया जाए ताकि चीज़ें आगे की तरफ चलें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले भी बार बार प्रपोज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, 1 साल से जब से हमने ये चैनल बनाया, कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो सारे इदारे अपनी आइनी हदूद में काम करें, और दूसरा यूनियन कौंसिल लेवल से प्लानिंग करें। यूनियन कौंसिल, फिर उसके बाद टाउन, उसके बाद ज़िला लेवल, यानी ज़िले का जो मेयर हो उसी के नीचे सब सारी इंतज़ामिया, पुलिस, सब लोग काम करें। ये जो हमने 15 आईजी रखे हुए हैं, इनके बारे में भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस सारी मैनेजमेंट को ज़िला लेवल पे लाया जाए, यानी हर ज़िले की अपनी पुलिस हो, अदलिया भी उस ज़िले की हो, उस ज़िले की स्कूल अथॉरिटी हो, हेल्थ अथॉरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, मतलब एक ज़िले का एक मुकम्मल एक जामिया और एक शफाफ निज़ाम हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंट्रोल करने में बेहतरी आएगी। अभी गवर्नमेंट जो है वो बजट भी पास करवाने की कोशिश कर रही है, और खरबों तक बजट पहुंच गया, और हर साल खरबों रुपये खर्च होते हैं, और एक टर्म यूज़ होती है ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो जितना भी पैसा है, कभी किसी ने साल के एंड पे रिसर्च या तहकीक की है कि खरबों रुपया देने के बाद हासिल वसूल क्या होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसका रिटर्न कितने % मिला। फिर हम कर्जे भी लेते हैं, कर्जे भी वापस करते हैं। और पिछले 3 साल में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। बस हम कागजी मंसूबे देख रहे हैं, और अखबारों में और तकरीरों में और बयानबाजी में और इन चीज़ों में हमने मलका हासिल कर लिया। इसी तरह बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। अब वहाँ पे आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने, इंतज़ामिया को बेहतर करने, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जब तक हम आइनी तरमीम नहीं लाएंगे, इस मुल्क में दाखिली इस्तेहकाम नहीं होगा, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम हर 10 साल के बाद अच्छे खासे चलते हुए पाकिस्तान को यहाँ पे एक नया निज़ाम ठोंसने की कोशिश करते हैं, जैसे 2018 में हमने ठोसा, और एक 5.8 की शरह से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान माइनस में चला गया। इन 3 सालों में कुछ 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हो चुके हैं। हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसका भी कुछ पता नहीं है कि वो किस रुख पे है। डेवलपमेंट हमारे मुल्क में क्या होनी है। हम सिर्फ लंगर खाने खोल रहे हैं, तो लंगर खाने खोलने से तरक्की नहीं होती, ना ही अक़वाम बनती हैं। इस मुल्क को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को रिवाइव करने की ज़रूरत है। हम एक ज़राई मुल्क हैं, और अब तो हमें यह भी बता दिया गया है कि हम जो हमारी अशिया ज़रूरी है खुर्द नोश हैं, उसमें हम खुद कफ़ील नहीं रहे, यानी अब हम इंपोर्ट किया करेंगे चीज़ें। तो बेसिकली तो ये जो गवर्नमेंट है मौजूदा, ये मुशर्रफ गवर्नमेंट का रेप्लिका है, वही लोग हैं। उसी दौर में बिजली नापैद हुई, आटा, चीनी, गंदम, ये चीज़ें गायब हो गई। फिर उसके बाद 10 साल की मेहनत शाका से जब चीज़ें नॉर्मल हुई, तो अल्लाह के फजल से हमने इतनी मेहनत की कि हमने नवाज शरीफ और जरदारी को निकालने के लिए
और अपनी मर्जी की हुकूमत लाने के बाद हमने दोबारा पाकिस्तान को उसी मुकाम पे वापस ले गए। तो मेरी नौजवानाने पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को और हर 10 साल को वो रिव्यू करें और देखें कि हर 10 साल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के पड़ोस में क्या हुआ। पाकिस्तान बनने के ठीक 21 साल या 22 साल के बाद बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। अलहदा होने के बाद आप ये देखें कि वो माशी लिहाज से हमसे बहुत आगे निकल गया। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, वो इस वक्त दुनिया की इक़्तिसादी पावर है। जर्मनी को देख लें, 1960 में उन्हें वहाँ जो डिक्टेटरशिप थी उससे आज़ादी मिली। अब वहाँ पे आप देख लें जर्मनी जो है वो पहले 2 मुल्क थे, फिर इकट्ठे हुए और आज जर्मनी जो है वो G7 का एक अहम मेंबर है। हमें भी सोचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर नौजवान। और मैं फिर वही कहूँगा कि वो नौजवान जो 1992 या उसके बाद पैदा हुए और जिनकी उम्र इस वक्त 22-23 साल है और अगले 10 साल बाद उन्होंने इस कौम की क़यादत करनी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो रिव्यू करें, पीछे देखें, रिसर्च करें कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या होता रहा है और अब क्या हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं। और आइए मिल के ऐसे लोगों को प्रोफेशनली अपने काम से एक्सपोज करें ताकि आइंदा के लिए उनके आगे रास्ते जो उनके बंद कर दें कि वो पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ बंद कर दें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि दाखिली तौर पे मजबूत पाकिस्तान ख़ारजी तौर पे भी मजबूत होगा। तो लिहाजा आइए हम सब एक हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं और एक कौम की तरह बिहेव करें ताकि कोई इस मुल्क पे मार्शल लॉ मुसल्लत करने की कोशिश ना कर सके, ना ही अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश कर सके। और जब भी और जिस वक्त भी इलेक्शन हो अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए और ताकि पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाएं जो हमारी किस्मतों के अच्छे फ़ैसले करें। और मैं फिर यही कहूँगा कि हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। हम इस सिलसिले में जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी भी मुआवनत करने के लिए तैयार है कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, हम उनको बताने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अगर हुकूमत तैयार है और वो चाहती है कि पाकिस्तान का निज़ाम और इसमें इस्तेहकाम आए तो ज़रूरी है कि वो दूसरे लोगों के साथ मुशावरत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।